कार नमस्कार सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार भाई। कैसे हैं सब? सबको बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो जैसा कि कल आपको ज्ञात है कि हमने प्रैक्टिस लगाई थी लीनियर मोशन वाली। आज हम टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और कुछ एक नए टॉपिक पर बात करेंगे। और चिंकू, संजू, खुशी, गुलशन, तौशिफ, शैलेश, शाहिद, दानिश, सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार है भाई। जल्दी से सभी भाई लोग आ जाएंगे जल्दी से। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक है मेरे शेरों। अमन, तमजीद। चलिए चलिए, बहुत अच्छे। तिवारी जी नमस्कार, गुड आफ्टरनून। तो भाइयों, बढ़िया हैं, ठीक हैं, ठीक हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं। आज एक फ्रेश टॉपिक रहने वाला है, वर्क एनर्जी पावर। वर्क एनर्जी पावर मेरे बच्चे। वर्क एनर्जी और पावर। वर्क एनर्जी और पावर। कार्य, ऊर्जा, शक्ति। कार्य, ऊर्जा, शक्ति, तीनों पर बात करेंगे। पूरा डेटा देंगे जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड बनता है। ठीक है। कार्य, ऊर्जा, शक्ति। कार्य, ऊर्जा, शक्ति की बात करें तो बच्चे तीनों आपस में रिलेटेड हैं और इसकी शुरुआत होती है कार्य से। कार्य, कार्य क्या होता है सबसे पहले बात आती है। हाँ जी, विशाल जी घर पे ही हैं, बस आराम कर रहे हैं, कोई खास इम्प्रूवमेंट नहीं है। ठीक है। संजू जी हिस्ट्री भी हो जाएगा बाबू, धीरे धीरे सब हो जाएगा, टेंशन ना लो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेरे बच्चे वर्क की। वर्क, कि भाई वर्क होता क्या है, कार्य होता क्या है, सोच के देखिए। कार्य होता क्या है? आप कितना भी कहें मैं बहुत काम करता हूं, लेकिन हो सकता है आपने काम नहीं किया। मैंने आपको एक बैग पकड़ाया और आप उस बैग को सिर पर ऐसे रख के खड़े हुए हो। मैं लौट के भी आ गया, आप वहीं खड़े हुए हो। आप बेचारे थक गए, पसीना निकल गया आपका, आपने कोई काम किया नहीं किया। मैंने कहा इस दीवार को खिसकाओ, आपने पूरी ताकत लगा दी, पूरी ताकत जितनी भी थी उतनी लगा दी। दो चार दोस्तों को और बुला लिया और ताकत लगा दी, लेकिन दीवार टस से मस ना हुई। क्या आपने कोई काम किया? सबके पसीने निकल गए, कोई काम नहीं किया। यानी काम का होना ये नहीं है कि आपका पूरा का पूरा ताकत निकल गई, आपका पूरा बल लग गया। डजेंट मैटर। ये मैटर नहीं करता कि आपने बल लगाया कितना नहीं लगाया। काम में दो चीजें होती हैं। एक तो बिना ताकत लगाए काम होगा नहीं। आप खुद सोचिए, अगर आपने सुबह से खाना नहीं खाया है, सुबह से अभिषेक जी एक ही होगा, एक ही होगा। ठीक है, एक लग चुका है, इनफ क्वेश्चन थे, इतने ही बनते हैं उसमें से। ठीक है। अब आगे चलेंगे। ठीक। अब आगे फिर बात आती है बच्चे। मैं आपसे कह रहा था कि भाई आपने सुबह से खाना नहीं खाया, क्या आप पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे। क्यों? क्योंकि आप में ताकत नहीं है। आप में काम करने के लिए जो बल चाहिए वो बल है ही नहीं। कैसे कर पाओगे? तो बल तो जरूरी है, लेकिन बल होने के साथ साथ कुछ और भी चाहिए। बल होने के साथ साथ कुछ और भी चाहिए बाबू। विकास जी कह रहे हैं रूल ऑफ मोशन नहीं हुआ है। बच्चे मोशन के रूल यहाँ नहीं आते हैं, मोशन के रूल नहीं होते वो बेटा, बल के साथ आते हैं, फोर्स के साथ आते हैं मेरे बच्चे। विकास, हमें सारी चीजें पता है, न्यूटन के गति के नियम। लेकिन न्यूटन जब आएगा तो बल की बात आएगी, अभी बल की बात ही नहीं आई है। ठीक है। पहली स्लाइड है बच्चे, पहली। तो मैंने कहा वर्क में दो चीजें हैं। वर्क कैसे बनता है? तो यह बल और विस्थापन का गुणनफल होता है। बेटा दो चीजें चाहिए, बल लगना चाहिए और वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। बल और विस्थापन का, बल और विस्थापन का गुणनफल होता है, इट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। यह बल और विस्थापन का गुणनफल, गुणनफल होता है। इट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ, इट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। मल्टीप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है मेरे भाई। यानी कि बल लगाने से ही काम नहीं चलेगा,
बल लगा है तो बल की दिशा में वस्तु का डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए। ठीक है, अगर मैंने इस दीवार पर बल लगाया तो दीवार आगे खिसक जाएगी, तभी माना जाएगा मैंने इस पर वर्क किया है। ठीक, अब बात करते हैं कि वर्क क्वांटिटी कैसी है। तर सर तो आप जानते हो वर्क क्वांटिटी होती है, मैंने बताया था स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। ठीक है, अदिश राशि होती है। थोड़ी सी बात यूनिट की करते हैं बच्चे, यूनिट की। तो यूनिट देखिए, यूनिट की अगर मैं आपसे बात करूं मेरे भाई, यूनिट क्या होता है, तो यूनिट आप बना सकते हो। वर्क को मैं किससे दिखा रहा हूं, डब्लू से। और आपने यही लिखा है कि ये बल और विस्थापन, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है। फोर्स को मैंने एफ से दिखाया, डिस्प्लेसमेंट को मैंने डी से लिखाया। तो W बराबर हो गया मेरे बच्चे एफ इंटू डी। अगर आपको यूनिट चाहिए तो यूनिट आप बना सकते हो। यूनिट क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, यूनिट क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर बल का यूनिट क्या होता है। बल का यूनिट होता है मेरे बच्चे, F बराबर होता है एम ए, मास इंटू एसेलरेशन। मास का होता है केजी और एसेलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हो गया बल का यूनिट, ये फोर्स का यूनिट हो गया। लेकिन बच्चे डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का होता है सर मीटर, डिस्प्लेसमेंट का होता है मीटर। मीटर का मीटर से गुणा हुआ, यूनिट क्या बन के तैयार हो गई, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। बात क्लियर है, उम्मीद है इतनी बात है किसी को दिक्कत में नहीं होंगी। और क्या यूनिट हो सकती है बच्चे, तो और क्या यूनिट हो सकती है, और सोचो। आप कहोगे सर फोर्स की एक यूनिट न्यूटन भी तो होती है, फोर्स की एक यूनिट न्यूटन भी तो होती है सर। फोर्स की यूनिट न्यूटन हो गई, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर हो गई, तो न्यूटन इंटू मीटर भी तो हो सकती है। मैं कहूंगा बिल्कुल हो सकती है, न्यूटन इंटू मीटर भी तो हो सकती है। तो बच्चे बिल्कुल हो सकती है न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर, न्यूटन को हम एन से शो कर देते हैं, न्यूटन मीटर ये भी इसकी यूनिट है। ठीक है, इसके अलावा बच्चे और कुछ हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है सर। इस न्यूटन मीटर को, इस न्यूटन मीटर को और क्या कहते हैं, तो इस न्यूटन मीटर को जूल भी कहते हैं मेरे बच्चे। क्या भी कहते हैं, जूल भी कहते हैं, याद रखना। क्या भी कहते हैं मेरे शेरों, जूल भी कहते हैं। ठीक है, क्या भी बोल दिया जाता है, जूल भी बोल दिया जाता है। तो कभी आपसे वर्क का ऐसा यूनिट पूछे कि भाई ऐसा यूनिट क्या है, तो ऐसा यूनिट यही है, जूल कह देते हैं। ये ऐसा यूनिट यही होता है, जूल। वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है मेरे बाबू, जूल होता है, याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ऐसा देखा गया है एग्जाम में कि आपसे पूछा वर्क का सीजीएस यूनिट क्या होता है। ठीक, हाँ साकेत जी कह रहे हैं एक तो सब हैं लेकिन सब के सब सर्कस के हैं, समझा नहीं मैं क्या कह रहे हैं। सीजीएस यूनिट अर्ग, बहुत बढ़िया अभिषेक चौहान जी। सीजीएस यूनिट क्या होता है, तो देखने चले, अगली स्लाइड पे मुझे जाना होगा। अगली स्लाइड पे मोशन चैप्टर इतना ही आएगा क्या सर एग्जाम में, आपने तो बस लीनियर मोशन कराया है। विनीता गुप्ता जी अभी तो केवल लीनियर मोशन हुआ है, अभी सर्कुलर मोशन कहाँ हुआ है। मोशन का मतलब ये नहीं होता, अभी मोशन को मैंने अलग अलग डिफाइन किया, लीनियर हुआ है, सर्कुलर भी आएगा, रोटेशनरी भी आएगा और सिंपल हार्मोनिक भी आएगा। तीनों मोशन आएंगे, वो फोर्स के बाद चलते हैं, वो फोर्स के बाद चलते हैं क्योंकि उनमें फोर्स का यूज होता है, तो उससे पहले हम फोर्स पढ़ेंगे। ठीक है, शिवजी त्रिपाठी जी क्या कह रहे हैं, त्रिपाठी जी मिर्जापुर वाले क्या कह रहे हैं वो, ठीक है, क्या हेल्प करें आपकी। अच्छा साकेत जी कह रहे हैं शेर हैं लेकिन सर्कस के, चलिए, शेर तो शेर होता है बाबू, कहीं भी हो। ठीक, चलिए, वर्क का सीजीएस यूनिट क्या होता है बच्चे, सीजीएस मैंने आपको बताया था सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो मेरे बच्चे सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, अभी आपने एम के एस यूनिट लिखा था, देखो एम के एस मीटर किलोग्राम सेकंड, ये एम के एस था। अब इसी में सीजीएस बनाना है तो मीटर की जगह सेंटीमीटर लिख दो, किलोग्राम की जगह ग्राम लिख दो, सेकंड सेकंड रहेगा। तो बच्चे क्या हो जाएगा, किलोग्राम की जगह बस ग्राम लिखो, मीटर की जगह सेंटीमीटर लिख दो, सेकंड की जगह सेकंड रहेगा, जहां पे पावर जैसी लगी थी वैसी लगा दो।
जहां पे पावर जैसी लगी थी वैसी लगा दो, बन गया सीजीएस। इसी सीजीएस यूनिट को हम क्या भी कहते हैं बच्चे, इसी को बोलते हैं हम अर्ग। क्या बोलते हैं? अर्ग भी बोलते हैं, याद रखना। क्या बोला जाता है? अर्ग भी इसे बोला जाता है। तो एक रिलेशन आपसे पूछता है मेरे बच्चे, एक रिलेशन आपसे पूछता है कि सर, हाँ न्यूमेरिकल एग्जाम में आते हैं बच्चे, कम आते हैं दिनेश जी एनटीपीसी में, ग्रुप डी में ज्यादा आते हैं। ग्रुप डी में न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं, एनटीपीसी में कम आते हैं, बस इतना है। ठीक, ओके। चलिए, अवध ओझा सर को मिर्जापुर से प्यार होगा इस वजह से बताते हैं। ठीक है, चलिए। फिर बात आती है बच्चे, अर्ग और जूल में एक रिलेशन पूछता है। जूल और अर्ग में एक संबंध पूछ लेता है, क्योंकि दोनों के दोनों यूनिट वर्क से रिलेट कर रहे हैं। तो जूल और अर्ग में संबंध, जूल और अर्ग में संबंध, जूल और अर्ग में संबंध मेरे बच्चे, जूल और अर्ग में संबंध। ठीक है, जूल और अर्ग में संबंध की अगर चर्चा की जाए तो बच्चे आप जानते हो कि एक जूल बराबर क्या होता है? एक जूल बराबर, वैसे तो डायरेक्ट याद करना है तो याद कर लो, एक जूल बराबर 10 की घात 7 अर्ग होता है बच्चे। एक जूल बराबर 10 की घात 7 अर्ग। ठीक है, या उल्टा लिखना हो कि एक अर्ग बराबर कितना हो जाएगा, एक अर्ग बराबर कितना हो जाएगा, तो बच्चे ये पावर इधर पहुंचेगी तो माइनस की हो जाएगी, 10 की घात -7 जूल, 10 की घात -7 जूल, याद रखिएगा, 10 की घात -7 जूल। ये तो डायरेक्ट है। आप कहो कि सर ये आया कैसे है, तो मैं आया हुआ भी बता सकता हूं कि आया कैसे, बहुत सिंपल है। इसलिए मैंने आपको यूनिट्स का पूरा पोस्टमार्टम करके पहले ही बता दिया था, पहले ही बता दिया था। आप खुद से निकाल सकते थे अगर नहीं भी आता है। आप कहोगे सर 1 जूल बराबर होता है, 1 जूल बराबर होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ओके सर। एक अर्ग बराबर कितना होता है बच्चे? एक अर्ग बराबर होता है सर ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अभी अभी बताया था, किसी को इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी उम्मीद है, अभी अभी बताया था। अब आप देखिए मैंने क्या किया, मुझे 1 जूल की वैल्यू चाहिए, मैंने अर्ग से जूल में भाग दे दिया, मैंने अर्ग से जूल में भाग दे दिया। आप देख सकते हो सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, खत्म हो जाएगा। सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर खत्म, ठीक है सर। बाकी किलोग्राम से ग्राम नहीं कटेगा, लेकिन किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं बच्चे? 1 किलोग्राम में कितने ग्राम? आप कहेंगे सर 1000 ग्राम। कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। और यहाँ मीटर है, मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 1 मीटर में होते हैं बेटा 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ मीटर 2 बार लिखा है क्योंकि स्क्वायर है, तो 100 सेंटीमीटर गुणा 100 सेंटीमीटर। बात क्लियर है मेरे बच्चे? 100 सेंटीमीटर गुणा 100 सेंटीमीटर। अब जो कट रहा हो काट लो। ग्राम से ग्राम खत्म हो जाएगा मेरे बच्चे, बिल्कुल हो जाएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर खत्म हो जाएंगे। सब कुछ कट चुका है, बस कितनी जीरो बच रही हैं? 3 यहां पर है मेरे बच्चे, और 2 यहां पर हैं, 2 यहां पर हैं। 3 और 2 5 और 2 7। 1 जूल बटे 1 अर्ग बराबर निकल के आया मेरे भाई। 1 जूल में जब मैंने 1 अर्ग की वैल्यू का भाग दिया तो निकल के आया 10 की घात 7। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्ग, 10⁻⁷ अर्ग। या उल्टा भी आप चाहो उल्टा लिख सकते हो कि 1 अर्ग बराबर 10 की घात -7 जूल। ठीक है, उम्मीद है ये बात सबको क्लियर हुई होगी। बताइए, निकाल के भी दिखा दिया है एकदम से, आप खुद से भी कर सकते हो पेन से। सर मेरी आई खराब है और मेरा पावर -6.5 है, तो मैं कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? कोई दिक्कत नहीं है बाबू, स्पेक्स लगा के आपकी आंखें 6x6 होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चश्मे के साथ 6x6 होनी चाहिए, ठीक है, चश्मे के साथ, ओके, चश्मे के साथ। क्लियर? चलिए, अब बच्चे एक चीज सोचो कि वर्क क्या हो सकता है? क्या वर्क 0 हो सकता है? क्या वर्क पॉजिटिव हो सकता है? क्या वर्क नेगेटिव हो सकता है? आनंद भाई कह रहे हैं 10 कैसे आया? 10 10 कैसे आया पूछ रहे हो? अरे मेरे लाल, कितनी जीरो हैं? 3 यहां पर हैं, 1000 से मिली, 100 में 2 जीरो, अगले 100 में 2 जीरो, टोटल कितनी जीरो? 7 जीरो। यानी कि कितनी बार जीरो आएगा? 7 बार। 10 की घात 7 मेरे बच्चे, 10 की घात 7 लिखते हैं इसे।
ठीक है, इतना तो पढ़े होगे आनंद भाई, उम्मीद है। ठीक है, कौन सी पोस्ट पर भर पाओगे? टाइपिंग पोस्ट भर तो ज़्यादा अच्छी है, बस टाइपिंग जरूर सीख लेना, कंपटीशन भी कम होता है। ठीक है, आइए, तो वर्क कैन बी कार्य हो सकता है, क्या हो सकता है भैया मुझे बताइए? कार्य हो सकता है, क्या क्या हो सकता है भैया कार्य? क्या वर्क पॉजिटिव हो सकता है? क्या वर्क पॉजिटिव हो सकता है? क्या वर्क नेगेटिव हो सकता है? क्या वर्क जीरो हो सकता है? या तीनों हो सकता है? या तीनों हो सकता है? तो बच्चे, राहुल भाई कह रहे हैं तीनों हो सकता है, बहुत बढ़िया, लेकिन वर्क जीरो पॉजिटिव एंड नेगेटिव तीनों हो सकता है। सर्वेश भाई कह रहे हैं वॉइस क्लियर नहीं आ रही, आनंद भाई कह रहे हैं, आनंद भाई को सारी दिक्कतें हो रही हैं। आनंद भाई बाकी लोगों को वॉइस क्लियर आ रही है, भाई अपना देख लो। ठीक, पॉजिटिव और जीरो नेगेटिव नहीं हो सकता। तो देखो बच्चे, आपको थोड़ी अधूरी जानकारी है, मैं वर्क का एक्चुअल फॉर्मूला बना रहा हूं और प्रूफ करके दिखाऊंगा तीनों होता है, यही मेरी खासियत है। देखो, मान लो यहां पर कोई बॉक्स रखा है, यहां पर कोई बॉक्स रखा है, ठीक है, ये बॉक्स है, और आपने इस पर कोई फोर्स लगाया, आपने इस पर कोई फोर्स लगाया, बल, और कितने न्यूटन का बल लगाया? मान लीजिए 10 न्यूटन का बल लगाया। आपके 10 न्यूटन के बल लगाने पर ये बक्सा खिसक करके, ये बक्सा खिसक करके यहां आ गया बच्चे, ये बॉक्स खिसक करके यहां आ गया। ठीक है, आपके बल लगाने की वजह से कितना कितना किसका है मेरे बाबू? यहां से यहां तक की डिस्प्लेसमेंट कितना है? तो डिस्प्लेसमेंट है मेरे बच्चे, डिस्प्लेसमेंट है मान लीजिए 5 मीटर। कितने मीटर है? 5 मीटर डिस्प्लेस हुआ है। कितना डिस्प्लेस हुआ है? 5 मीटर। अब सुनते रहना, सुनते रहना फिर बोलना। अब मान लीजिए इस बक्से का वेट होगा, वेट कहाँ काम करेगा? वेट कहाँ काम करेगा? नीचे काम करेगा सर। वेट होता क्या है बच्चे? वेट को मास इनटू ग्रेविटेशनल एसिलरेशन कहते हैं। चाहे कोई सा भी एसेलरेशन हो, पहली क्लास याद करो मेरी, मैंने कहा था एसेलरेशन एसेलरेशन ही होता है, त्वरण त्वरण ही होता है मेरे बच्चे, त्वरण त्वरण ही होता है, कोई सा भी हो। द्रव्यमान गुणा त्वरण, इसी को तो बल कहते हैं। द्रव्यमान गुणा त्वरण, मास इनटू एसेलरेशन, यानी वेट भी क्या होता है बच्चे अपने आप में? वेट भी अपने आप में क्या होता है? फोर्स होता है। वेट भी क्या होता है अपने आप में? फोर्स होता है, बल होता है। और मान लीजिए इसका फोर्स, इसका जो वेट है वो है आपका 40 न्यूटन। कितना न्यूटन है? 40 न्यूटन। कितना न्यूटन है इसका? 40 न्यूटन। जब आप इस बॉक्स को खिसका रहे होगे आगे, तो बच्चे इस पर पीछे की ओर एक फोर्स लग रहा होगा, जिसे हम कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल मेरे बच्चे। क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं, फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं, जो पीछे लग रहा होगा। जो कहां लग रहा होगा? पीछे। और इस फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू मैं मान लेता हूं कि 15 न्यूटन है मेरे बच्चे। कितने न्यूटन है? या 5 न्यूटन लिख लेते हैं, 15 नहीं 5 कर देते हैं, 5 न्यूटन। ठीक है, कितना न्यूटन है? 5 न्यूटन का ये घर्षण बल पीछे लग रहा था। तो कितने बल लग रहे हैं इस वस्तु पर मेरे मुन्ना? 3 बल लग रहे हैं। 3 बल, एक इसे आगे की ओर धकेल रहे हो आप, इसका वेट नीचे लग रहा है, पीछे फ्रिक्शन लग रहा है। क्लियर? अब देखो, जो आपने अभी वर्क का फॉर्मूला पढ़ा, वर्क W बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये अधूरा है, इसके साथ होता है कॉस थीटा। यही होता है आपके वर्क का एक्चुअल फॉर्मूला, W बराबर एफ डी कॉस थीटा। आप कहोगे सर फिर कॉस थीटा वहां क्यों नहीं लिखा था? इसकी भी जानकारी आपको दे देता हूं बच्चे। थीटा क्या है? थीटा क्या होता है? एंगल बिटवीन एफ एंड डी, एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन एफ एंड डी, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच कोण, बल और विस्थापन के बीच कोण, बल और विस्थापन के बीच कोण। अभी आप खुद समझ जाओगे क्यों मैंने वहां कॉस थीटा नहीं लिखा था। बल और विस्थापन के बीच कोण इसे कहते हैं। ठीक है मेरे बाबू, बल और विस्थापन के बीच कोण इसे कहा जाता है। ठीक है, अब जरा देखिए, वापस इधर आइए मेरे बच्चे, वापस इधर आइए और इसको देखिए। ये 3 फोर्स आपके पास हैं, मैं तीनों फोर्सों से वर्क निकालूंगा। इस वाले फोर्स से वर्क मानूंगा W1, फ्रिक्शन से मैं मानूंगा W2, और आपके वेट से जो वर्क होगा
वो होगा W3, W3। ठीक है, अलग अलग वर्क मैंने मान लिए, अलग अलग वर्क, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी अभिषेक चौहान जी, कुली भुली कहीं नहीं अटकोगे आज के बाद। ठीक है, अब सुनना मेरी बात, सुनना मेरी बात बच्चे। W1 की अगर बात करें तो W1 बराबर क्या होगा बच्चे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है मेरे भाई, आप कहेंगे सर 10 न्यूटन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना है मेरे भाई, 5 मीटर। डिस्प्लेसमेंट तो एक ही दे रखा, आपको बार बार 5 मीटर ही लेना पड़ेगा। इंटू कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है बच्चे, फोर्स की भी यही डायरेक्शन है, डिस्प्लेसमेंट की भी यही डायरेक्शन है, दोनों की डायरेक्शन सेम है मेरे बच्चे। थीटा की वैल्यू क्या होगी जल्दी से बताओ, फोर्स भी राइट हैंड पर लग रहा है, फोर्स भी राइट हैंड पर, वस्तु गई भी राइट हैंड पर है, सेम डायरेक्शन में गई है, कॉस हो जाएगा बच्चे जीरो, कॉस हो जाएगा जीरो। और कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है मेरे बच्चे, कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है मेरे लाल, 1 होती है। आंसर आएगा आपका 50 जूल। क्या आंसर आएगा, 50 जूल आंसर आएगा बच्चे। और चिन्ह नहीं लिखा है मतलब पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब है जो मैंने फॉर्मूला वहां लिखा था मेरे भाई कि W बराबर F इंटू डी होता है, हम ये मान के चलते हैं कि वस्तु उसी दिशा में गई है जिस दिशा में बल लगा है। जब दोनों की डायरेक्शन सेम होती है तभी वर्क पॉजिटिव होता है, याद रखना। तो पहली बात तो प्रूव हो गई कि वर्क पॉजिटिव होता है। नेगेटिव और जीरो की भी चर्चा करते हैं। अब इस W2 को देखो जरा, अब इस W2 को देखो, W2 बराबर होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है मेरे बच्चे, आप कहेंगे सर 5 न्यूटन। कितना है, 5 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट आज भी कितना है मेरे बच्चे, 5 मीटर सर। कितना है, 5 मीटर। कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है मेरे बच्चे, जरा गौर से देखो मेरे लाल, जरा गौर से देखो, वस्तु आगे जा रही है, वस्तु जा रही है आगे और फ्रिक्शन लग रहा है पीछे, दोनों के बीच में एंगल कितना आया मेरे बच्चे, जल्दी से बोलो, दोनों के बीच में ये एंगल कितना दिखाई दे रहा है आपको, आप कहेंगे सर 180 दिखाई दे रहा है। कितना दिखाई दे रहा है, 180। और cos 180 की वैल्यू होती है मेरे दोस्त -1, -1 यानी आंसर आएगा नेगेटिव में। तो 25 आंसर हो गया, -25 जूल, -25 जूल। यानी वर्क क्या भी हो सकता है मेरे बाबू, वर्क क्या भी हो सकता है मेरे बाबू, तो वर्क नेगेटिव भी हो सकता है। वर्क क्या भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। क्या वर्क जीरो हो सकता है, इसकी भी चर्चा कर दें। क्या वर्क जीरो हो सकता है, तो आइए W3 की वैल्यू निकालते हैं। W3 बराबर हुआ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है मेरे बच्चे, 40। डिस्प्लेसमेंट कितना है मेरे लाल, 5। कॉस थीटा, कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है जरा देखने चलते हैं। थीटा की वैल्यू कितनी है मेरे दोस्त, जरा देखिएगा गौर से। अब आपकी वस्तु आगे गई है, वस्तु कहां गई है मेरे बच्चे, आगे गई है, लेकिन फोर्स कहां लग रहा है मेरे बाबू, नीचे लग रहा है। डिस्प्लेसमेंट राइट हैंड पर हुआ है और बल लग रहा है नीचे। ये एंगल कितना दिखाई दे रहा है मेरे बच्चे आपको, ये एंगल कितना दिखाई दे रहा है, आप कहेंगे सर 90 दिखाई दे रहा है। कितना दिखाई दे रहा है, 90 दिखाई दे रहा है। कॉस 90 होता है मेरे बच्चे जीरो, जीरो का गुणा सब में करोगे तो आंसर आएगा 0 जूल, आंसर आएगा 0 जूल। इसका मतलब हुआ कि बच्चे वर्क क्या भी हो सकता है, वर्क जीरो भी हो सकता है, वर्क जीरो भी हो सकता है। ये मैंने प्रूफ भी आपको करके दिखाया। वर्क पॉजिटिव नेगेटिव जीरो तीनों हो सकता है, वर्क पॉजिटिव नेगेटिव जीरो तीनों हो सकता है, याद रखिएगा, तीनों हो सकता है, तीनों हो सकता है। ठीक है, तीनों हो सकता है। ठीक, आपसे क्वेश्चन की फॉर्म में, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बनाएगा इस क्वेश्चन को। हो सकता है न्यूमेरिकल दे दे, न्यूमेरिकल इस पे दे दे एफ डी कॉस थीटा, एफ की वैल्यू देगा, डी की वैल्यू देगा और पूछेगा उनके बीच का एंगल 90 है, 180 है या फिर 0 है, तो वर्क बताइए। तो आप आसानी से कैलकुलेट कर पाओगे। अगर बेसिक सा छोटका सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है आप तो भी बता पाओगे। देखिएगा जैसे मैं यहां लिखूं, कुल मिलाकर के मुझे 3 बातें मिली। इफ, यदि, यदि एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन एफ एंड डी, एंगल बिटवीन एफ एंड डी, एफ और डी के बीच कोण, एफ और डी के बीच कोण
आपसे जब छोटा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है जो आप देखते ही आंसर करोगे, तो बस इस एंगल को देख लेना और आंसर कर देना। क्या होगा बच्चे, अगर एफ और डी के बीच कोण, सबसे पहली चीज कि भाई अगर एफ और डी के बीच के कोण 0 है तो वर्क क्या होता है, वर्क पॉजिटिव होता है, वर्क विल बी पॉजिटिव। वर्क कैसा होगा मेरे भाई, पॉजिटिव होगा, याद रखिएगा। अगर एफ और डी के बीच का एंगल 90 डिग्री है, 90 डिग्री, तो वर्क कैसा हो जाता है मेरे भाई, तो वर्क हो जाता है 0। वर्क क्या हो जाता है, 0। और अगर एफ और डी के बीच का एंगल 180 हो गया, 180 हो गया, तो बच्चे वर्क कितना हो जाता है, वर्क विल बी नेगेटिव, कार्य ऋणात्मक होता है। कैसा होता है मेरे बच्चे, ऋणात्मक होता है, याद रखिएगा। कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। इतनी बातें क्लियर हैं, यहां तक किसी भाई को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई मनसा, कोई शंका, ठीक है तो नहीं है ना। चलें आगे। ये वर्क की कहानी थी बच्चे, और बहुत ही प्यारे तरीके से आपको बताइए। उम्मीद है कि आप लोग समझे होगे, समझे होगे, कोई किसी को दिक्कत तो नहीं आई है ना। चलिए, तो अब एनर्जी की तरफ मैं आगे बढ़ रहा हूं, एनर्जी की तरफ। एनर्जी बोले तो ऊर्जा, एनर्जी बोले तो ऊर्जा। और एनर्जी की डेफिनेशन आप लोगों ने सुनी होगी। जितिन प्रसाद जी कह रहे हैं वंस मोर, डांस कर रहा हूं बेटा मैं, गाना गा रहा हूं मैं, वंस मोर। इतने तरीके से, इतने प्यार से बनवाया, तब भी कह रहे हैं इतना स्लोली कि ये समझो 2:30 हो गया है घड़ी में, 2:30, इवन आधा घंटा मुझे पढ़ाते हुए हो गया केवल वर्क को, फिर भी बच्चा कह रहा है वंस मोर। यानी स्थिति कितनी गौतम गंभीर है आपकी। आप भैया दोबारा से क्लास को देख लीजिएगा। बाकी लोगों को क्लियर है मेरे भाइयों, बाकी लोगों को क्लियर है, ठीक। इतनी तसल्ली से, इतने प्यार से अगर कोई पढ़ा रहा हो ना साइंस, तो कह जाना, ठीक है, कह जाना। और पढ़ा रहा हो तो भैया फिर तो मैं यही कहूंगा, बिल्कुल पढ़ सकते हो उस टीचर से जो यहां से बेटर पढ़ा रहा है, क्योंकि बेटर से बेटर लेना आपका अधिकार है, बेस्ट से बेस्ट लेना आपका अधिकार है मेरे बाबू, ठीक। चलिए, एनर्जी। एनर्जी क्या होता है बच्चे, एनर्जी होता है कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता, कैपेसिटी टू डू वर्क, कैपेसिटी टू डू वर्क, कैपेसिटी टू डू वर्क, कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, इज कॉल्ड एनर्जी। मतलब देसी भाषा में, सिंपल भाषा में अगर मैं आपसे कहूं, मान लीजिए गेहूं की 100-100 किलो की बोरियां वहां रखी हैं, गेहूं की 100-100 किलो की बोरियां वहां रखी हैं, और मैंने आपसे कहा मेरे बच्चे, क्या आप उन्हें उठा सकते हो? आपने कहा बिल्कुल सर उठा देंगे, जवान खून है आपकी तरह, ऐसा थोड़ी है कि अब बुढ़ापे की ओर बढ़ने लगे हो। मैं कहूंगा मैं भी उठा सकता हूं, मैं भी उठा सकता हूं। आप फिर बोलोगे कि सर हम आपसे जल्दी उठा देंगे, ये गारंटी है। मैं कहूंगा आप टॉपिक बदल रहे हो। क्वेश्चन था क्या आप उसे उठा सकते हो? बिल्कुल उठा सकते हो। क्या मैं उठा सकता हूं? बिल्कुल उठा सकता हूं। तो बच्चे दोनों में एनर्जी है, कार्य करने की क्षमता है। बोरी उठाना, बल ऊपर की ओर लगाना, विस्थापन ऊपर की ओर होना, दोनों कर पा रहे हैं, मतलब दोनों में क्षमता है, मतलब दोनों में ऊर्जा है। इसका मतलब है कि ऊर्जा की कोई अलग से माप नहीं होती, ऊर्जा का मेजरमेंट अलग से नहीं हो सकता। ऊर्जा कार्य की ही फॉर्म में कैलकुलेट होती है बच्चे। आप काम कर सकते हो, आप में ऊर्जा है, मैं भी कर सकता हूं, मेरे में भी ऊर्जा है। आप जल्दी कर रहे हो, डजंट मैटर, वो पावर बन जाएगी, कार्य करने की दर। जो जल्दी कर पाएगा उसमें शक्ति ज्यादा है, जो देर में करेगा उसमें कम है, वो शक्ति होता है। लेकिन कर दोनों पा रहे हैं, इसे कहते हैं ऊर्जा, इसे कहते हैं ऊर्जा। ओके, बताइए कोई दिक्कत, बताइए। चलिए, तो मैंने कहा एनर्जी की मेजरमेंट बेटा वर्क के टर्म में ही की जाती है। ऊर्जा की माप, ऊर्जा की माप, ऊर्जा का मापन या ऊर्जा की माप कार्य के रूप में ही की जाती है।
कार्य के रूप में ही रूप में ही की जाती है। किसके रूप में ही की जाती है बच्चे? कार्य के रूप में ही की जाती है। और ये भी कैसी क्वांटिटी होती है? ये भी मेरे बच्चे स्केलर होती है, अदिश होती है। ये भी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर यानी कि अदिश। स्केलर बोले तो अदिश राशि ये भी है, ठीक है, अदिश राशि ये भी है, याद रखिएगा। स्केलर क्वांटिटी ये भी होती है, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी ये भी होती है। अब बात आती है बच्चे, जब कार्य के ही टर्म में इसे कैलकुलेट कर रहे हो तो इसका यूनिट वगैरह क्या ही रहेगा? यूनिट क्या ही रहेगा? तो बच्चे यूनिट रहेगा सेम एज वर्क। जो वर्क के यूनिट थे, जो वर्क के यूनिट थे, वही किसके यूनिट होंगे? ऊर्जा के मात्रक होंगे, एनर्जी के यूनिट रहेंगे। मतलब इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर जूल। ऐसा यूनिट इसका भी क्या होगा? जूल होगा सर। और सीजीएस यूनिट इसका भी क्या होगा मेरे बच्चे? सीजीएस यूनिट इसका भी क्या होगा? आप कहेंगे सर सीजीएस यूनिट हो जाएगा अर्ग। क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? अर्ग हो जाएगा। सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा? अर्ग हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें एनर्जी में आपको दिक्कत नहीं दे रही होंगी। फिर आपने एक टर्म सुना होगा, एक लाइन आपने सुनी होगी, बड़ी फेमस है, कि ऊर्जा ना तो बनाई जा सकती है, ऊर्जा ना तो बनाई जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा ना तो बनाई जा सकती है, बनाई जा सकती है, और ना ही नष्ट की जा सकती है, और ना ही नष्ट की जा सकती है। केवल केवल क्या कर सकते हैं? केवल उसका रूप बदल सकते हैं। केवल क्या कर सकते हैं बच्चे? केवल उसका रूप बदला जा सकता है। केवल उसका रूप, रूप बोले तो रंग रूप नहीं कह रहा मैं, फॉर्म कह रहा हूं। केवल उसका रूप बदल सकते हो, ठीक है। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी destroy, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी destroy, बट इट ओनली कैन इट्स फॉर्म, इट ओनली चेंज इट्स फॉर्म। केवल क्या बदल सकते हो? रूप बदल सकते हो। ये बचपन से सुने होगे आप, ये बचपन से सुने होगे, पांचवी छठी क्लास से सुने होगे। सुने हो कि नहीं सुने हो? सुने हो कि नहीं सुने हो? एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed, ओनली वी कैन चेंज इट्स फॉर्म, ओनली वी कैन चेंज इट्स फॉर्म। सुने होगे बचपन से। तो बच्चे वही बचपन का क्वेश्चन 55 में आता है, वही बचपन का क्वेश्चन 55 में आता है। इसी के आधार पे हमसे एक क्वेश्चन आता है कि भैया सोलर सेल जो घरों की छतों पर लगती हैं, सोलर सेल जो घरों की छतों पर लगती हैं, किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलती है? मोमबत्ती, कैंडल, किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलती है? टिडिंग टिडिंग टिंग टिडिंग टिडिंग टिंग। गिटार किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? विद्युत सेल जो घड़ी वगैरह में आप डालते हो, विद्युत सेल किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलते हैं? डायनेमो जनरेटर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? लाउड स्पीकर किस एनर्जी को किस एनर्जी में चेंज करता है? हाँ, डायनेमो जनरेटर एक ही बात है बच्चे, ठीक है। माइक्रोफोन किस एनर्जी को किस एनर्जी में बदलता है? तो ऊर्जा रूपांतरण, एनर्जी कन्वर्जन की बात आती है। आ जाइए मेरे साथ, ऊर्जा रूपांतरण, एनर्जी कन्वर्जन। ऊर्जा रूपांतरण, ऊर्जा रूपांतरण बोले तो एनर्जी कन्वर्जन इसे बोलते हैं, एनर्जी कन्वर्जन, ठीक है मेरे बच्चे। किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में कौन बदलता है, आपसे क्वेश्चन आता है, आप बता सकते हो। प्यारा सा छोटका सा क्वेश्चन है, खुद अंदाजा लगाओगे आंसर मिलेगा। एक साइड लिखूंगा मैं इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है बच्चे उपकरण, इंस्ट्रूमेंट बोले तो उपकरण, उपकरण, ठीक है। दूसरे कॉलम में आया आपका फ्रॉम, फ्रॉम, फ्रॉम मतलब किस ऊर्जा से, किस ऊर्जा से, किस ऊर्जा से,
और एक कॉलम बनाया मैंने 2। किस ऊर्जा में आंसर आप करोगे, याद रखना आंसर आप करोगे, थोड़ा सोचना, आंसर जरूर मिलेगा। ऐसा खतरनाक पॉइंट नहीं है जो आप आंसर ना कर पाए, सबसे पहले मैंने लिखा बच्चे, सबसे पहले मैंने लिखा सोलर सेल। हिंदी में भी बच्चे इन्हें सोलर सेल कहते हैं, याद रखना, सोलर सेल, CELL होता है सोलर सेल, ठीक है। सोलर सेल किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, सोलर सेल किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है। तो बच्चे सोलर सेल चार्ज हो रहे हैं प्रकाश ऊर्जा से। किससे चार्ज हो रहे हैं, प्रकाश ऊर्जा से चार्ज हो रहे हैं, लाइट एनर्जी से चार्ज हो रहे हैं, ठीक है, लाइट एनर्जी से। और बदले में क्या दे रहे हैं आपको, बदले में देते हैं बेटा विद्युत, विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। तो हम क्या लिखेंगे सोलर सेल के लिए कि भाई सोलर सेल आपकी सोलर एनर्जी को, सौर ऊर्जा को, सोलर एनर्जी बोले तो बच्चे सौर ऊर्जा, मैं हिंदी में भी बोल रहा हूं, याद रखें, मैं हिंदी में भी बोल रहा हूं, ठीक है। सोलर एनर्जी को किस में चेंज करता है, जल्दी से बताइए। आप कहेंगे सर इलेक्ट्रिक एनर्जी में, विद्युत ऊर्जा में। किस में बदलता है बच्चे, विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिक एनर्जी में। किस में चेंज करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल देता है, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, ठीक है। भूला यादव, हिंदी में ही लिख रहा हूं, ऐसी कोई खतरनाक इंग्लिश नहीं लिखी। और इससे ज्यादा इंग्लिश आती होती ना तो भगवान कसम अंग्रेजी पढ़ा रहा होता, तमन्ना है बचपन से, लेकिन इससे ज्यादा आती नहीं है हमें, ठीक है। तो हिंदी में ही लिखा है और हिंदी में बोल भी रहा हूं। सोलर सेल को सोलर सेल कहते हैं, सोलर एनर्जी बोले तो सौर ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी बोले तो विद्युत ऊर्जा। ऐसी खतरनाक अंग्रेजी ना लिख दी कि जो फ्रेंच वाले लोगों को भी पढ़ने में ना आए, ठीक है। बाकी हिंदी में सब कुछ दिख ही रहा है। अगला है मेरे बच्चे कैंडल। कैंडल बोले तो मोमबत्ती, कैंडल बोले तो मोमबत्ती, कैंडल बोले तो मोमबत्ती। कितनी बार बोलता हूं हिंदी, 3 से 4 बार। कैंडल बोले तो मोमबत्ती। कैंडल किस एनर्जी को किस में बदलेगी बच्चे, तो कैंडल किसकी बनी है, कैंडल किसकी बनी है, केमिकल्स की बनी है बच्चे। किसकी बनी है, केमिकल्स, रसायनों की बनी है। रसायनों की बनी है तो रासायनिक ऊर्जा को बदलेगी, केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी बोले तो रासायनिक ऊर्जा। और रासायनिक ऊर्जा के बदले में आपको क्या दे रही है, क्या दे रही है बदले में, तो बच्चे हीट तो थोड़ी बहुत देती है। मुख्य मुद्दा है घर पे लाइट चली जाती है, अंधेरा हो जाता है तो कैंडल जलाई जाती है। कैंडल लाइट डिनर होता है, यानी कि खाना वाना दिख जाए, कहीं मक्खी मच्छर तो नहीं गिर गया खाने में, मक्खी मच्छर तो नहीं गिर गया खाने में, बात सही है। तो भाई लाइट भी देती है, रोशनी भी देती है, प्रकाश भी देती है। तो किस में बदल रही है, लाइट एंड हीट, प्रकाश और ऊष्मा में। किस में बदलती है बच्चे, प्रकाश और ऊष्मा में। किस में बदलती है, प्रकाश और ऊष्मा में बदलती है बच्चे, प्रकाश और ऊष्मा में। नेक्स्ट है मेरे लाल, अगला है, एक और लिखा मैंने कैंडल के बाद, गिटार। बड़ी तमन्ना है कि मैं गिटार बजाऊं, ठीक है, चलिए, लेकिन तमन्ना तमन्ना रहती हैं, तमन्ना तो भाटिया होती है, हमारी थोड़ी होगी। चलिए, तो गिटार की अगर बात करें तो गिटार बेटा एक यंत्र है, उसके तारों को हिलाया जाता है, वाइब्रेट किया जाता है, तब वो उसके तारों से जो कंपन बनता है, वाइब्रेशंस जो होते हैं हवा के, वो अंदर के बॉक्सों में टकराते हैं, फिर साउंड निकलता है, टिडिंग डिडिंग डिंग डिडिंग डिडिंग डिंग डिडिंग डिडिंग डिंग डिडिंग डिडिंग डिंग। यंत्र है मतलब यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा बोले तो मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। और मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है मेरे दोस्त, किस में बदलता है, जल्दी से बोलो। बदले में आपको क्या दे रहा है, आप कहेंगे सर साउंड सुनाई दे रहा था, तो साउंड एनर्जी। किस में बदलता है बच्चे, साउंड एनर्जी में बदलता है, ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। किसको, मैकेनिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में चेंज करता है कौन, गिटार। कौन चेंज करता है, गिटार चेंज करता है। गिटार के बाद फिर मैंने अगला लिखा एक, इस बार लिखा मैंने डायनेमो। डायनेमो, डायनेमो को ही याद रखना, हिंदी में जनरेटर कहते हैं, जनरेटर, जनरेटर।
डायनेमो बोले तो जनरेटर, और जनरेटर किससे चलता है बच्चे? जनरेटर क्यों चलाते हैं, जल्दी से बताओ, क्यों चलाते हैं? जब लाइट चली जाती है, इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, इलेक्ट्रिसिटी। और जनरेटर एक मशीन है, डीजल डालते हो, चक्का घूमता है, बिजली बनती है, बिजली बनती है। यानी कि वो डीजल डालने पर मशीन चली, बिजली बन गई। मशीन चली मतलब कौन सी एनर्जी? कौन सी एनर्जी? मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा मेरे बच्चे, यांत्रिक ऊर्जा। और यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदल दिया? इलेक्ट्रिसिटी में बदल दिया, इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल दिया, विद्युत ऊर्जा में बदल दिया। किस में बदल दिया मेरे बच्चे? विद्युत ऊर्जा में बदल दिया। ठीक है मेरे लाल, विद्युत ऊर्जा में बदल दिया। जैसे माइक्रोफोन, माइक्रोफोन, माइक्रोफोन होता है ना जिससे आप कान में लगा करके फिर माइक पे बोलते हो, बाबू खाना खाया, बाबू खाना खाया, नमक कैसा था, ज्यादा ज्यादा मिर्च तो नहीं खाई है, अच्छा आवाज आ रही है मेरी, है आवाज क्लियर है ना? अरे वो मम्मी बैठी है बगल में इसलिए तेज नहीं बोल पाऊंगा, है। ये माइक्रोफोन ही तो होता है जिससे आप बतियाते हो। वो माइक्रोफोन ही तो होता है जो जागरण वाले लोग लेके आते हैं और गाना गाते हैं, बोलो JMD डी डी JMD डी डी, बोलो जय माता दी। वो माइक ही तो है, माइक्रोफोन मतलब माइक। और माइक में क्या देते हो आप? आवाज देते हो। हेलो हेलो, आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है? हाँ अब तो क्लियर आ रही है। अरे वो मम्मी चली गई थी। तो ये माइक में आपने आवाज दी, और माइक के वायरों से आवाज जा रही है, माइक के वायरों से आवाज जा रही है, वायरों से जा रही है मतलब इलेक्ट्रिसिटी में। किसमें? साउंड किसमें बदल रहा है बच्चे? साउंड किसमें बदल रहा है मेरे बाबू? साउंड बदल रहा है इलेक्ट्रिसिटी में। साउंड किसमें बदल रहा है? साउंड एनर्जी, ध्वनि ऊर्जा किसमें बदल रही है? ध्वनि ऊर्जा किसमें बदल रही है? ध्वनि ऊर्जा बदल रही है मेरे बाबू आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी में, इलेक्ट्रिक एनर्जी। और यही इलेक्ट्रिक एनर्जी में जैसे ही बदली, तो बच्चे आपने देखा होगा कि आजकल तो माइक ब्लूटूथ वाले आ गए, ब्लूटूथ वाले। तो पहले जो माइक्रोफोन होते थे वो वायर वाले होते थे, वायर में आपका साउंड चला गया, इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट हो गया, और इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट होकर के वो सॉकेट किसी एम्पलीफायर में लगी रहती थी। वो एम्पलीफायर में जा करके फिर वापस लाउड स्पीकर से आवाज आती थी, हेलो माइक टेस्टिंग, हेलो हेलो, भंडारा शुरू हो गया है, जल्दी से आने का कष्ट करें, जल्दी से, ठीक है, भंडारा आपके आगमन तक चलेगा, कृपया भीड़ ना करें, लाइन से आए, सभी को दो दो पूरी मिलेंगी। इस तरीके की आवाजें उस लाउड स्पीकर से आती है। बात क्लियर है कि नहीं? यानी कि यही इलेक्ट्रिक एनर्जी उन वायरों के द्वारा एक लाउड स्पीकर में पहुंची, और उस लाउड स्पीकर ने बाहर निकाल दिया साउंड के रूप में। तो माइक्रोफोन का ठीक उल्टा होता है लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन का ठीक उल्टा होता है लाउड स्पीकर। ठीक है, माइक्रोफोन में आपने साउंड दिया था, इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट हुआ, लेकिन लाउड स्पीकर में यही इलेक्ट्रिक एनर्जी लाउड स्पीकर में पहुंचती है, लाउड स्पीकर में यही इलेक्ट्रिक एनर्जी पहुंचती है। और इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में बदल जाती है, किस में चेंज हो जाती है बच्चे? तो ये चेंज हो जाती है आपकी साउंड एनर्जी में। किस में चेंज हो जाती है मेरे लाल? साउंड एनर्जी में चेंज हो जाती है, साउंड एनर्जी में चेंज हो जाती है। इसमें चेंज हो जाती है साउंड एनर्जी में। ओके, लोकेशन, लोकेशन खंडारी, खंडारी जवाहर नगर, महिंद्रा शोरूम के ठीक बगल में। ठीक है, और जब आए तो कृपया करके अपना पानी साथ लाएं, क्योंकि पानी यहां उपलब्ध नहीं है, पानी यहां उपलब्ध नहीं है। ठीक, चलिए, तो मैंने कहा लाउड स्पीकर की बात हो गई, एक और लिखने का मन हो रहा है मेरा, विद्युत सेल। विद्युत सेल बोले तो इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक सेल मेरे बच्चे, इलेक्ट्रिक सेल। अरे सेल ये वाला लग गया है मुझसे, इसे ये वाला सेल कर दीजिएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक सेल की बात करें बच्चे, तो आपने देखा होगा घड़ी या रेडियो में, घड़ी या रेडियो में एक सेल डलता है। उस सेल को कभी तोड़ो फोड़ो, इतना फोड़ो कि उसके अंदर का मटेरियल बाहर ना आ जाए। जब मटेरियल बाहर आएगा आप देखो, अरे यार ये क्या चीज निकल आई, ये तो कुछ केमिकल्स, आप मिलावट सी लग रही है इसमें तरह तरह की। यानी कि वो केमिकल्स हैं। केमिकल्स है मतलब कौन सी एनर्जी रही होगी? केमिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी रही होगी बच्चे? केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा।
कौन सी एनर्जी रही होगी? केमिकल एनर्जी इसमें रही होगी जरूर, ठीक है। कौन सी एनर्जी रही होगी? केमिकल एनर्जी रही होगी। और ये केमिकल एनर्जी को बच्चे किस में बदल रहा है? किस में बदल रहा है? आप रेडियो चला पा रहे हो, आप इसमें ट्रांजिस्टर चला पा रहे हो, तो ये किस में बदला इसने? इलेक्ट्रिक एनर्जी में। किस में बदला बच्चे? इलेक्ट्रिक एनर्जी में। किस में बदला? इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो सोचोगे तो आंसर मिलेगा, सोचोगे तो आंसर डेफिनेटली मिलेगा, ये बात सत्य है, ठीक। अगर सोच के देखोगे कोई इंस्ट्रूमेंट की क्या ले रहा है, क्या दे रहा है, जो ले रहा है, पवन चक्की किससे चल रही है? पवन चक्की पवन से चल रही है, बात सही है, क्लियर है। पवन चक्की चल रही है किससे बच्चे? हमारी यंत्र, पवन चक्की है यंत्र। पवन माने वायु, वायु से उसकी पंखुड़ियां घूम रही हैं। क्या घूम रही हैं? पंखुड़ियां घूम रही हैं। पंखुड़ियां घूम रही हैं मतलब मशीन है, मैकेनिकल एनर्जी है। लेकिन बदले में क्या बनाती है आपके लिए पवन चक्की? पवन चक्की बदले में क्या बनाती है मेरे बच्चों? जल्दी से आंसर करो। पवन चक्की बदले में क्या बनाती है? डॉक्टर राज कह रहे हैं सोचेंगे तो मेडिसिन करेंगे, मतलब है। चिंकू भाई कह रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, जितिन प्रसाद कह रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, राहुल जी कह रहे हैं, जितिन भाई ने कहा पावर, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कहना चाह रहे हो, समझ गए हम आपकी भावनाओं को। तो मैकेनिकल एनर्जी से क्या बन रही है बच्चे? विद्युत ऊर्जा। क्या बन रही है? विद्युत ऊर्जा बन रही है, इलेक्ट्रिक। तो सोचोगे तो आंसर मिलेगा मेरे दोस्त, सोचोगे नहीं, मंथन नहीं करोगे, कैसे मिल जाएगा? सोचेंगे तो दवाई लेनी पड़ जाएगी, डॉक्टर राज कह रहे हैं। अरे बाबू, अभी दवाई ले लोगे तो आगे रोग नहीं लगेगा, और रोग लग गया ना तो बाबू रोग छूट ना पाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। जैसे एक फिल्म आपने देखी हो, है थोड़ी पुरानी, आपके जमाने की तो नहीं रही, देवदास करके एक फिल्म आई थी शाहरुख खान की। उसमें शाहरुख खान कहते थे जब उन्हें लत लग गई शराब की, मम्मी कहती थी पारो को छोड़ दो। तो बच्चे, ऐसी स्थिति ना बने तो दवाई अभी ले लो, क्या दिक्कत है? दवाई अभी ले लो, क्या दिक्कत है? ठीक है। तो ये है इलेक्ट्रिक कन्वर्जन, वो सॉरी एनर्जी कन्वर्जन की बात आपकी कंप्लीट। इसके बाद में एनर्जी के अगर टाइप देखें बच्चे, एनर्जी के अगर टाइप देखें, ऊर्जा के अगर प्रकार देखें, तो बच्चे एनर्जी कोई भी हो, मैंने आपको पहली क्लास में ही बताया था, याद आ रही है डायमेंशन वाली क्लास? एनर्जी कोई भी हो सबका यूनिट जूल होगा। एनर्जी कोई भी हो सबका यूनिट क्या होगा? जूल होगा। पहली ही क्लास में बताया था जब डायमेंशन भी करके दिखाया था आपको, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी का हो, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी का हो। तो एनर्जी को हम दो फॉर्म में तोड़ते हैं बच्चे, एक होती है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, और एक होती है काइनेटिक एनर्जी को हिंदी में कहते हैं मेरे बाबू गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। और एक होती है पोटेंशियल एनर्जी, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। पोटेंशियल एनर्जी बोले तो स्थितिज ऊर्जा इसे कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा इसे कहते हैं, ठीक है मेरे भाई। कौन सी ऊर्जा कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा बोला जाता है, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा इसे बोला जाता है। सिंपल सा फंडा है, गति के कारण जो ऊर्जा होगी, गति यानी मोशन, मोशन की वजह से जो एनर्जी आती है काइनेटिक एनर्जी। आप बाइक चला रहे हो, काइनेटिक एनर्जी रहेगी। आपकी बाइक खड़ी है, ये मार्कर मेरे हाथ पे रखा है, इसमें कौन सी एनर्जी होगी? स्थितिज ऊर्जा। यानी स्थिति की वजह से जो ऊर्जा हो वो स्थितिज ऊर्जा। जब कोई चीज मोशन में हो तो उसे गतिज ऊर्जा। सर वो जो फैक्ट्रीज में ऊपर घूमती है वो क्या होती है? फैक्ट्री में ऊपर घूमती है वो चिमनी, चिमनी होती है बेटा। चिमनी पॉल्यूशन बाहर निकालने के लिए उसमें एडजॉस्ट लगा रहता है, जैसे आपके घरों में होता है ना एडजॉस्ट, अंदर की मॉइस्चर को बाहर फेंकने के लिए, तो वहां एडजॉस्ट लगा देते हैं जिससे कि जो फैक्ट्री वगैरह का जो धुआं है वो बाहर निकल जाए, बाहर निकल जाए, ठीक है, बाहर निकल जाए। तो बच्चे गतिज ऊर्जा आपने सुना होगा, इस तरीके से लिखा रहता है कि काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर। एम होता है मेरे बच्चे कोई भी वस्तु हो उसका मास, मास यानी कि द्रव्यमान, जो भी वस्तु गति में है उसका द्रव्यमान, और अगर गति कर रही है तो उसके अंदर कोई ना कोई वेलोसिटी होगी,
तो v का मतलब है बच्चे वेलोसिटी, वेलोसिटी बोले तो वेग, वेलोसिटी बोले तो वेग, ठीक। और पोटेंशियल एनर्जी के लिए आपने सुना हो पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी होता है मेरे बच्चे एम जी एच, एम जी एच, एम डी एच मत लिख लेना, वो तो मसाला होता है, ठीक। एम वही है मास, मास बोले तो द्रव्यमान, मास बोले तो द्रव्यमान। जी क्या है बच्चे, जी बार बार आ रहा है, आप जान गए होगे अब तो, इसे कहते हैं ग्रेविटेशनल एसेलरेशन, ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल एसेलरेशन नाम है इसका, ग्रेविटेशनल एसेलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं इसको, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण नाम है, ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण, अर्थ पर इसकी वैल्यू होती है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एच क्या होता है मेरे बच्चे, एच होता है हाइट, सरफेस से हाइट, सरफेस से हाइट, हाइट बोले तो ऊंचाई, हाइट बोले तो मेरे बाबू ऊंचाई इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, ऊंचाई कहते हैं। तो ये एम जी एच आपने सुन रखा होगा। और काइनेटिक एनर्जी और संवेग में एक रिलेशन होता है, सर्वेश भाई ने बोला भी पी स्क्वायर अपॉन 2m, पी स्क्वायर अपॉन 2m। अभिषेक जी कह रहे हैं पवन चक्की इतनी ऊंची क्यों होती है, अगर नीची बना देंगे तो हवा क्या आपका कूलर देगा मेरे भाई। अभिषेक चौहान, अगर पवन चक्की नीची बना देंगे तो कूलर आप लगाओगे वहां पे कि भाई घूम घूम घूम, है, गाना गाने से थोड़ी घूम जाओगे, गाना गाने से थोड़ी पवन चक्की घूम जाएगी, इतनी हवा तो ऊपर ही मिलेगी ना बच्चे। वायुमंडलीय दाब जहां पे आप जाते जाओगे और वायुमंडलीय दाब बढ़ता जाएगा, थोड़ा हवा का प्रेशर बढ़ेगा, तभी तो आपकी पवन चक्की घूम पाएगी, कैसे घूम जाएगी। अरे मेरे लाल थोड़ा तो सोच लिया करो। बहुत बढ़िया जय सन्नी जी, पी स्क्वायर अपॉन 2m होता है संवेग और रिलेशन आपकी काइनेटिक एनर्जी में, इन पर हम चर्चा करेंगे कल, आज के लिए नहीं कर पाएंगे, आज के लिए इतना ही छोड़ना पड़ेगा, कल इस चीज को कंटिन्यू करेंगे डॉक्टर भाई, ठीक। सभी भाइयों को ठीक ठाक हो, कोई दिक्कत तो नहीं है, ऑल ओके। वीरेंद्र भाई कुछ बताया ही नहीं, मैंने तो बस इतना कहा काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर, एम मास है द्रव्यमान, वी वेलोसिटी यानी वेग, पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच होती है, एम मास है, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एच होती है वस्तु की ऊंचाई। जैसे मेरे हाथ में ये मार्कर है, तो धरती से यानी जमीन से कितना ऊपर है ये ऊंचाई, ठीक है। चलिए तो आज के लिए मेरे भाइयों सभी को नमस्कार है, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।